हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। अ साउंड मैनेजरियल कंट्रोल रिक्वायर्स प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ लिक्विड एसेट्स एंड इन्वेंट्री। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा मैनेजरियल कंट्रोल होता है, एक अच्छा मैनेजरियल कंट्रोल क्या करता है, जो भी हमारे पास लिक्विड एसेट्स होती हैं, इन्वेंट्रीज होती है, उनका प्रॉपर मैनेजमेंट करता है। दीज एसेट्स आर ए पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस। जो भी हमारी लिक्विड एसेट्स होती हैं, इन्वेंट्रीज होती हैं, ये बिजनेस की वर्किंग कैपिटल का पार्ट होती हैं। एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज़ नेसेसरी टू अवॉइड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। तो जो भी हमारे बिजनेस में, कंपनी में फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उनका हमें एफिशिएंट यूज़ करना आना चाहिए। अगर हम उनका एफिशिएंट यूज़ करेंगे तो हमें फ्यूचर में किसी भी तरह की कोई भी फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस नहीं होगी, वो दूर रहेगी हमारी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। रिसीवेबल्स रिजल्ट्स फ्रॉम द क्रेडिट सेल्स। अब क्वेश्चन आता है, रिसीवेबल्स ये कहाँ से होते हैं? रिसीवेबल्स रिजल्ट्स फ्रॉम द क्रेडिट सेल। जब भी हम क्रेडिट सेल करते हैं तो हमें रिसीवेबल्स मिलते हैं। अ कंसर्न इज रिक्वायर्ड टू अलाउ क्रेडिट सेल्स इन ऑर्डर टू एक्सपैंड इट्स सेल्स वॉल्यूम। कोई भी कंसर्न अगर अपना सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज़ करना चाहती है, अपनी सेल्स को एक्सपेंड करना चाहती है, तो ये ज़रूरी बनता है कि उसे क्रेडिट सेल्स अपने कस्टमर्स को अलाउ करनी होगी। ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि जो भी हम अपनी गुड्स बेच रहे हैं कस्टमर्स को, वो हमेशा कैश बेसिस पे बेचें। कई बार कस्टमर्स हमारे ऐसे होते हैं कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक नहीं होती, या वो अभी पेमेंट नहीं कर पा सकते, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद पे कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी बनता है कि हमें जो अगर अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना है तो हमें क्रेडिट सेल्स अपनी कस्टमर्स को देनी होगी। Sometimes other concerns in that line might have established a practice of selling goods on credit basis. तो काफ़ी सारी ऐसी concerns हैं जो credit basis पे अपनी goods को बेचती हैं और वो अपने आप को काफ़ी established कर चुकी हैं। Under these circumstances, it is not possible to avoid credit sales without adversely affecting sales. तो ऐसी कंडीशंस में ये पॉसिबल ही नहीं होता कि हम अपनी क्रेडिट सेल्स को अवॉइड करें, क्योंकि इसी से हमारी सेल्स अफेक्ट होती है। द इंक्रीज इन सेल्स इज़ आल्सो एसेंशियल टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। अगर हम अपनी बिजनेस में अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो हमें क्रेडिट सेल्स को अपने बिजनेस में अप्लाई करना होगा। द इंक्रीज इन सेल्स इज़ आल्सो एसेंशियल टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। जैसे जैसे हमारी सेल्स बढ़ेगी, हमारी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी भी वैसे ही बढ़ेगी। After a certain level of sales, the increase in sales will not proportionately increase production cost. तो सेल्स के एक पर्टिकुलर लेवल के बाद जो भी हमारी सेल्स बढ़ती है, वो प्रोपोर्शनेटली जैसे जैसे हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है उस हिसाब से वो बिल्कुल नहीं बढ़ती। द इंक्रीज इन सेल्स विल ब्रिंग इन मोर प्रॉफिट्स। तो जैसे जैसे हमारी सेल्स बढ़ती हैं तो उससे हमारे जो है प्रॉफिट्स भी बढ़ते हैं। Thus, receivables constitute a significant portion of current assets of a firm. तो इस तरह से जो हमारे receivables होते हैं बहुत ही significant portion होते हैं हमारी current assets जो होती है हमारी firm की। But for investment in receivables, a firm has to incur certain costs. लेकिन अगर हमें अपनी जो इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल्स में करनी है, अगर किसी कंसर्न को रिसीवेबल्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसके लिए फ़र्म को कुछ खर्चे भी उठाने पड़ते हैं। फर्दर देयर इज़ अ रिस्क ऑफ बैड डेट्स आल्सो। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं रिसीवेबल्स में, तो जिस तरह से कि फर्म को कुछ ना कुछ खर्चे उठाने पड़ते हैं, कुछ रिस्क उठाना पड़ता है, तो यहाँ पर हमारा जो रिस्क होता है वो होता है बैड डेट्स को लेकर। इट इज़ देयरफॉर वेरी नेसेसरी टू हैव अ प्रॉपर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा प्रॉपर कंट्रोल हो और हमारी जो रिसीवेबल्स हैं हम उसे प्रॉपरली मैनेज करें। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स रिप्रेजेंट्स अमाउंट और टू द फर्म एज रिजल्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो रिसीवेबल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रिसीवेबल्स रिप्रेजेंट करते हैं कितनी अमाउंट हमने फर्म को देनी है एज रिजल्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। कोई भी फर्म कितना अपनी गुड्स को बेचती है या सर्विसेज देती है अपने बिजनेस में,
एक पूरे साल में, तो कितनी अमाउंट अब हमने अपनी उस फर्म को देनी है। These are the claims of the firm against its customer and form part of its current assets. तो स्टूडेंट्स, जो रिसीवेबल्स होती हैं ये क्लेम्स होती हैं फर्म के लिए अगेंस्ट इट्स कस्टमर, एंड ये जो है करंट एसेट्स का एक पार्ट होती हैं। रिसीवेबल्स आर आल्सो नोन एज अकाउंट रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, कस्टमर रिसीवेबल्स और बुक डेट्स। तो जो हमारे रिसीवेबल्स होती हैं उन्हें हम अकाउंट रिसीवेबल्स भी कहते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स भी कहते हैं, कस्टमर रिसीवेबल्स भी कहते हैं और बुक डेट्स भी कहते हैं। The receivables are carried for the customers. The period of credit and extent of receivables depends upon the credit policy followed by them. तो receivables जो है नॉर्मली हम कस्टमर्स के लिए कैरी करते हैं, और जो भी हमारा क्रेडिट पीरियड होता है, कितने समय के लिए आप क्रेडिट देती हैं और कितनी अमाउंट तक आपके रिसीवेबल्स होते हैं, ये डिपेंड करता है कि फ़र्म जो है वो किस तरह की क्रेडिट पॉलिसी को फॉलो करती है। द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग और इन्वेस्टिंग इन रिसीवेबल इज़ टू मीट कंपटीशन एंड टू इंक्रीज द सेल्स एंड प्रॉफिट्स। तो जब भी कोई फर्म रिसीवेबल्स को मेंटेन करती है या रिसीवेबल्स में इन्वेस्ट करती है, तो उसका मेन पर्पस होता है कि कंपटीशन को मीट करना और अपने बिजनेस में अपनी सेल्स को और अपने प्रॉफिट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। तो ये उसके मेन पर्पसेस होते हैं टू इन्वेस्ट इन रिसीवेबल्स। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।